ये व्यक्ति नकली है। हम ये नहीं कह रहे कि राम रहीम नकली है। हम जो व्यक्ति कैमरे पे पैरोल पे दिख रहा है ये व्यक्ति कोई और है। मैं 1997 से अभी तक डेरे में ही हूँ। डेरा प्रमुख के सारे दस्तावेज बदल दिए गए हैं। ये एक पैरोल के अंदर 500 से 700 करोड़ का बिजनेस हो जाता है। ये कुछ छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। 2017 में जेल में जाने से पहले मेडिकल होता है, हर एक कैदी का होता है। उस मेडिकल रिपोर्ट में उसकी बीमारियां कुछ और है। जो मेदांता उसको रिपोर्ट बना के देता है 2021 में, उसमें बीमारियां कुछ और है। सरकार की मिली भगत के इतना बड़ा स्कैम नहीं हो सकता है। अपराध वर्ल्ड में किसी ने किया ही नहीं है। बच्चे उसे छोड़ जाते हैं, अनजान लोगों के बीच में वो रहता है। कोई पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं है, कोई पुलिस की निगरानी नहीं है। हजारों लोगों की वो सभाएं कर रहा है जिसमें नेता मंत्री सब आके माथा टेक रहे हैं ऑनलाइन। और ये सब पीछे इलेक्शन का प्रपंच चल रहा है। ये डेरे का अखबार है, हालांकि पंजाबी भाषा में। 17 अगस्त 2023 का ये अखबार है। इस अखबार में डेरा ने ये चीज जारी की है। डेरा प्रमुख ने पैरोल पे आए एक कार्यक्रम में ये बात बोली कि मेरा ब्लड ग्रुप बदल गया है और ओ पॉजिटिव से ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो गया है, जबकि मेडिकली ये पॉसिबल नहीं है कि किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव से ओ नेगेटिव हो जाए कल। और ये बात अखबार में छाप देना उससे बड़ी मूर्खता नहीं है। उसके बाद कल को ये व्यक्ति बोल दे जी मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो गया, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो साइंस का इतना बड़ा चमत्कार है भी आप इसके जरिए कितने मरीज ठीक कर सकते हैं। भी कोई ऐसा उनके अंदर जीन आ गया है जिससे ब्लड कैंसर के पेशेंट ठीक हो सकते हैं। बतौर डॉक्टर मैं ये बात कह सकता हूँ। तो अब आपका ये मानना है कि उनको पैरोल मिल ही नहीं रही है? ये व्यक्ति वो व्यक्ति जो भी व्यक्ति हमें कैमरा पे दिखाया जा रहा है, क्योंकि मिलता कोई नहीं है। उनकी माँ नहीं उनसे मिलने जाती, उनका बेटा नहीं मिलने जाता, उनकी लड़कियां जो उनकी अपनी बायोलॉजिकल डॉटर्स हैं वो मिलने नहीं जाती हैं। उन्होंने उनको त्याग दिया और वो विदेश जाके सेटल हो गए। पिछले 2 साल से कोई उनको जेल में मिलने नहीं गया। कोई कोई व्यक्ति का फोटो नहीं आता सिवाय हनीप्रीत के साथ, किसी के साथ वो मिलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। क्या ये व्यक्ति वास्तव में असली है? और ये व्यक्ति अचानक से आता है, कोई इसके ऊपर सर्विलेंस नहीं है। 40-40 दिन 30-30 दिन पैरोल पे रहना, किससे मीटिंग हो रही है, कोई वहां पे पुलिस का ऑफिसर नहीं है, कोई पुलिस की सिक्योरिटी नहीं है। जो पुलिस की सिक्योरिटी है वो आधा किलोमीटर बाहर नाके पे है। अंदर किससे मिला जा रहा है, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही है। क्या पंचकुला भूल गई सरकार? ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि हमने सरकार से भी पूछा, लिखित देके हमने डेरा की प्रबंधक से पूछा कि क्या आप आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि कर देंगे ये व्यक्ति असली है जो कैमरे पे दिख रहा है। तो कोई व्यक्ति इसकी पुष्टि करे आधिकारिक तौर पे, जिसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो पैरोल देने वाला जेलर हो, चाहे वो जो भी इस व्यक्ति को कैमरे पे लेकर आ रहा है आधिकारिक तौर पे, वो इसकी जिम्मेदारी ले ले। ना डेरे का प्रवक्ता इसकी जिम्मेदारी लेता, ना डेरे की प्रबंधक कमेटी, ना सरकार, ना कोर्ट। हमने कोर्ट से भी ये दरख्वास्त की भी आप जिम्मेदारी ले ले कोई। जब जिम्मेदारी लेंगे तो हम उसके बाद आगे के सवाल पूछ सकते हैं। ये यहाँ तक सीमित नहीं है। डेरा प्रमुख के सारे दस्तावेज बदल दिए गए हैं। उनके ट्रस्ट के जितने ट्रस्टीज थे सब बदले गए हैं। उनका आधार कार्ड बदला गया। एक व्यक्ति जेल में है, जेल में रहते पैरोल पे आके वो अपना आधार कार्ड बदलवा के दोबारा जेल चला गया। ये पॉसिबल है? उस आधार कार्ड में वो अपने बाप का नाम बदलवा गया, वो अपना एड्रेस बदलवा गया। क्या उसको इतनी क्या जल्दी थी? उसकी जो अपनी पुश्तैनी जमीन है वो करीब 150 से 200 एकड़ है। उसको किसानी के लिए, अपनी जमीन जोतने के लिए पैरोल नहीं मिलती है। क्यों? जो उसका अधिकार है। उसको अपने माँ का इलाज कराना है, पैरोल नहीं मिलती है, जो उसका अधिकार है। अब ना तो उसकी माँ उसके साथ है, ना ही वो खेत जोत रहा है, बावजूद वो सिर्फ अपना प्रचार कर रहा है। तो क्या असल जो पैरोल के कानून बने हैं उसके अगेंस्ट जाके सिर्फ प्रचार के लिए? क्या इसके पीछे ये वोट तंत्र जो चल रहा है, जब भी डेरा प्रमुख को बाहर दिखाएंगे जो जी वोट ले लेंगे। हाल ही में अभी उन्होंने जयपुर में एक मीटिंग ली, गुप्त मीटिंग के तौर पे ऑनलाइन बागपत से, और बोल दिया जी यहाँ पे बीजेपी को वोट डालना है, खुले तौर पे बोला, और वहां पे मैसेज लगा भी। लेकिन क्या है कि वीडियो बाहर नहीं आया, हर जगह हम कैमरा लेके नहीं पहुंच सकते हैं। क्या ये सारा चीज सिर्फ इलेक्शन तक सीमित है? इसके पीछे कुछ और भी चल रहा है। असल में 2020 के अंदर एक दंगा हुआ था दिल्ली में। 2020 में उस दंगे को लेके दिल्ली का एक व्यक्ति था संजीव झा नाम का। वो व्यक्ति कोर्ट गया, कड़कड़डुमा कोर्ट। उसने बोला जी जो दंगा हुआ उसमें 53 लोग मारे गए, उसके पीछे एक साजिश है जो गृह मंत्री पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। उस साजिश में 300 ऐसे दंगाई थे जो बाहर से आए। उस दंगाइयों को दिल्ली पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई, ना कोई एनआईए पकड़ पाया। उस व्यक्ति ने कोर्ट में केस लगाया कि ये 300 व्यक्ति कहां से आए, मैं आपको बताता हूं। उसने पूरी साजिश दिखाई डेरा प्रबंधन की, और इस साजिश में कैसे उसी दौरान ये सारी साजिश चल रही थी जिस दौरान ये दंगा हो रहा था। उसके पुख्ता सबूत दिए भी ये एक बड़ा प्लान के तहत हुआ और उसमें कोड इस्तेमाल हुआ। उस कोड का नाम था अखंड सुमरन। ये डेरे का कोई वो नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है, कोई आप कह लो भी कोई रीति रिवाज नहीं है। इस कोड को लेके जब मुद्दा उठा तो ये कोर्ट, दिल्ली कोर्टों में जब गया तो वहां से इस मुद्दे को स्थापित करने के लिए चिट्ठियां आने लगी
जेल से। जब चिट्ठी आने लगी उसके बाद ये मुद्दा चंडीगढ़ हाई कोर्ट पहुंच गया। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में किसी और व्यक्ति ने किसी और मुद्दे पे ये मुद्दा जोड़ दिया। जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने सब जेलर से जवाब मांगा, भी इस बात का जवाब दो, चिट्ठी में लिखी बात सही है या गलत है, भी क्या ये जेल से हो रहा है। इससे पहले कि जेलर 3-4 पेशियों तक जवाब नहीं देता है और पूरा 1 साल निकल जाता है। जेलर के जवाब देने से अहम पहले डेरा प्रमुख ये पैरोल पे बाहर आता है और ये खुद आके कैमरे पे बोलता है भी अखंड सुमरन मैंने कहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है भी जेल में एक व्यक्ति एक कोड लगता है और वो कोड एक दंगे की वजह बन जाता है और दिल्ली पुलिस उस जांच से भागने लगती है कि भी आखिर ये 300 लोग कौन थे, क्या गृह मंत्री पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे थे। ये सारी चीज क्या सिर्फ पैरोल तक सीमित है, क्या सिर्फ इलेक्शन में वोट लेने तक सीमित है, या इसकी आड़ में कुछ ऐसा भी हो रहा है जो किसी को पता ही नहीं है। और एक तरफ हम सरकार कहती है डीप फेक, हम कहते हैं सरकार आधिकारिक तौर पे जिम्मेदारी तो ले ले भी हम ये अधिकारी है जी जिम्मेदारी लेता है। अगर सैकड़ों हजारों लोग इससे असहमत हैं और कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और कोई भी पत्रकार, कोई भी आप बुद्धिजीवी समाज में आप पत्रकार हैं, कोई भी है, वो व्यक्ति कहेगा भी एक बलात्कार एक अगर दोषी सिद्ध है कोर्ट की तरफ से, तो जब तक बेटर है कि वो अपने हाई कोर्ट जाए, वो अपने सुप्रीम कोर्ट अपनी अपील दायर करे, उसके बाद वो कहे जी मेरी अपील दायर है और मैं मामला विचाराधीन है, मैं अपने निजी काम से मैं पैरोल पे बाहर आ रहा हूं, मेरे माँ बाप संभालने हैं मुझे, और वो अपने माँ बाप से किनारा कर जाता है, उसके बच्चे उसे छोड़ जाते हैं, अनजान लोगों के बीच में वो रहता है, कोई पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं है, कोई पुलिस की निगरानी नहीं है, हजारों लोगों की वो सभाएं कर रहा है जिसमें नेता मंत्री सब आके माथा टेक रहे हैं ऑनलाइन, और ये सब पीछे इलेक्शन का प्रपंच चल रहा है। हर कोई व्यक्ति बोल रहा है समाज में किसी भी तरह से पॉजिटिव मैसेज नहीं जा रहा है। तो फिर पैरोल और फरलो के मायने क्या है, भी तो कानून कर क्या रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्या एक ऐसा हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी साजिशें डेरा से जुड़ी हैं, आप हरियाणा में पंचकूला हम सबसे मेन मानते हैं, पंजाब में आप जाओगे तो एक बरगाड़ी नाम का कांड है, बरगाड़ी कांड कहते हैं वहां पे, वो गुरु ग्रंथ साहिब को फाड़ दिया था, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस मुद्दे के ऊपर पंजाब में इसका विरोध होता है। ये सारे चर्चे जब उनके सारे अपराधी फरार हैं, भगोड़े हैं, पिछले 6-7 साल से कोई नहीं पकड़ रहा उन्हें और किसी को पता ही नहीं है उनके पोस्टर्स कहाँ हैं, कहाँ कौन से थाने में लगे हैं, उसके बावजूद जब कोई भी साजिश सरकार आज तक तोड़ नहीं पाई है, फिर भी वो इतने खुले स्तर पे ये सब कुछ करने दे रही है, जिसका मतलब है कि पीछे कुछ ऐसा चल रहा है। क्योंकि पंचकुला दंगे के पीछे जो 42 लोग मरे, उसके खिलाफ साजिश रचने वाले एक भी व्यक्ति को सरकार ना तो कोर्ट में दोषी साबित कर पाई है और ना ही मास्टरमाइंड को आज तक पकड़ पाई है। आप कभी राम रहीम से मिले हो? जी, मेरा बचपन 5वीं क्लास कक्षा से उन्हीं के साथ ही बीता है, उन्हीं के स्कूल में, उन्हीं के हॉस्टल में, उन्हीं के डेरे में मैं वहीं रहता रहा हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ। आज भी डेरा के ही कॉम्प्लेक्स में मैं रहता हूँ और वहीं रह के मेरा एक चैनल है फेसबुक पे, और उस पर मैं खुले तौर पे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के नाम से 2018 से मैं चला रहा हूँ, आज से नहीं चला रहा हूँ। उसमें तमाम जानकारियां हम ये देते हैं। और ऐसा नहीं है, हाल ही में अगर ये मैं झूठ बोल रहा होता तो हाल ही में पिछले 31 अक्टूबर को मुझे पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया एक एनडीपीएस के मामले में, कि ये कहा गया कि मैंने नशा तस्करी की है और मेरे को जेल डाल दिया गया, फाजिलका जेल में। जब जांच हुई तो बड़े अधिकारी इसमें शामिल हुए तो पता चला भी डेरा के प्रबंधक कमेटी साजिश के पीछे है और उन्होंने सिर्फ मुझे जेल में डालने के लिए ही सारा प्रपंच रचा। और उसके बाद पुलिस की तुरंत कार्रवाई में डेरा के 2 प्रबंधकों का नाम उछल के सामने आया, जिसमें एक का नाम उन्होंने मैं बताया नहीं, एक का नाम जितेंद्र महाशा है, ये मुक्तसर का रहने वाला डेरे का मुख्य प्रबंधक है अभी इन दिनों में। तो अब वो फरार चल रहा है। अगर ये सब कुछ झूठ होता हमारा बोलना, तो डेरा प्रबंधक मुझे एक फर्जी केस में जेल में डालने की कोशिश क्यों करेगी। मुझे फंसाने के लिए एक गरीब आदमी का पूरा जिंदगी बर्बाद कर दी जिसने नशा पकड़वा के मुझे फंसवाया। इससे पहले आप देखेंगे अप्रैल के अंदर जब पैरोल होने की संभावना थी, तब एक मुकदमा आया कि हनीप्रीत से 50 लाख की फिरौती मांगी गई है। उस फिरौती में भी आधी रात को पुलिस ने मेरे को सड़क से गिरफ्तार किया और बाद में पता चला भी ये भी डेरा के प्रबंधकों की साजिश थी। और वहां के जो पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी ये डॉक्टर मोहित गुप्ता को फंसाने की साजिश है। जब खुले तौर पे मैं इस चीज को उठा रहा हूं तो फिर डेरा प्रबंधक को जवाब देने की बजाय अगर ये तरीके अपनाने पड़ रहे हैं तो हमारा शक और गहरा जाता है। और जब अदालत, क्योंकि ये अपराध वर्ल्ड में किसी ने किया ही नहीं है, जब ये अपने आप में नई तरह का अपराध है तो कैसे पता चले भी ये सही है या गलत। ये तो सरकार को तुरंत प्रभाव से इसमें शामिल होकर फटाफट से इसकी पुष्टि करनी चाहिए। सर, इतने लंबे समय से आप उनकी छत्र छाया में रहे और आज उनको नकली साबित करने के पीछे लेकिन मतलब क्या मनसा है, क्यों ऐसा? हम ये व्यक्ति नकली है, हम ये नहीं कह रहे कि राम रहीम नकली है। हम जो व्यक्ति कैमरे पे पैरोल पे दिख रहा है ये व्यक्ति कोई और है, ये व्यक्ति राम रहीम नहीं है। कौन है फिर?
ये व्यक्ति एक आदमी नहीं है, कभी मोटा है कभी पतला है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, ये सब चीजें क्यों आई? हम रश्मिका मंडाना का वीडियो कोई क्यों नहीं पहचान पाया अभी असली है नकली? क्यों? आप देखें विदेशों में कितने जो ओबामा के हैं, कितने ऐसे फिल्म स्टार हैं जिनके नकली वीडियोज आ रहे हैं, फेक वीडियो। तकनीक ही अभी तक ऐसी बनी नहीं है जो ये पता लगा ले भी असली है या नकली। जब तकनीक नहीं है तो कोई भी सच्चा आदमी झूठा भी हो सकता है और झूठा आदमी सच्चा भी हो सकता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं, तभी तो सरकार चिंतित है, तभी आप अखबारों में पूरे पूरे पन्ने के ऊपर इसकी खबरें छप रही हैं। क्यों छप रही हैं? ये इतना बड़ा हथियार है कि आने वाले चुनाव में कह लो किसी भी रूप में ये हथियार कितना घातक हो सकता है। हम तो ये कह रहे हैं ये पायलट प्रोजेक्ट हो सकता है भी। क्या आप एक बदनाम आदमी जो समाज में बदनाम है उसका इस्तेमाल कर लो ताकि कोई सवाल नहीं उठाएगा। अगर शरीफ आदमी का होगा तो वो सवाल उठाएगा। रश्मिका मंडाना शरीफ है, वो एक फिल्म स्टार अभिनेत्री है, इसलिए सवाल उठ गया। आप किसी बदनाम आदमी को इस्तेमाल कर लोगे तो कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन क्या ये पायलट प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर ये सारी संभावनाएं तय की जा रही हैं भी कौन कौन व्यक्ति इससे बेवकूफ बन सकता है? अगर जितना ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता जाएगा, क्या फ्यूचर में जब आएगा तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वो चिंता है वो मिथ्या है, बिना किसी बेस पे, बिना किसी रिसर्च के ऊपर है? कोई तो ऐसी रिसर्च है जो प्रधानमंत्री को ओपन तौर पे बोलना पड़ रहा है भी ये इतना बड़ा हथियार है भी हमें कानून तुरंत लाना है। अचानक अब उनका शासनकाल खत्म हो रहा है, चुनाव होने, बीच में उनको स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा इस काम के लिए। क्यों? क्या इसका मतलब ये बहुत बड़ा हथियार है? जितने भी विश्व में बड़े बड़े लोग जो इस पे काम कर रहे हैं सबने अपनी नौकरियां त्याग दी हैं। गूगल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओपन एआई के सीईओ को निकाल दिया गया। क्यों निकाला जा रहा है? वो सब ये बात क्यों बोल रहे हैं कि ये जानलेवा है, ये सब मानवता के लिए खतरा है। हम ये कह रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट है हमारे, हम इसका शक है। हम कह रहे हैं सरकार जांच करे, खुले तौर पे करे, ये पुष्टि करे, ये व्यक्ति खुले तौर पे जो भी है ये सामने आए कैमरे पे। अच्छा, आपको ये लगता है कि जो असली राम रहीम है वो विदेश जा चुका है? वो है कहाँ पता ही नहीं है, वो विदेश है, जिंदा है, मृत है, कहाँ है, ये क्या है? ये डेरे के मैं डेरे का न्यायी हूँ, मैं उनकी छत्र छाया में पला बड़ा हूँ, उन्हीं के डेरे में रहता हूँ, कोई बाहर नहीं रहता हूँ। तो आप जो ये सारे आरोप लगा रहे हैं डेरा प्रबंधन, हम डेरा प्रबंधन कमेटी और सरकार के कुछ अफसरों की मिलीभगत है ये सब कुछ हो रहा है। बिना सरकार की मिलीभगत के इतना बड़ा स्कैम नहीं हो सकता है। जब सरकार को पता ही ना हो, जब हमारे पास दर्जनों शिकायतें सरकार के रिकॉर्ड पे हों, जब हाई कोर्ट कहे भी हमें अभी कहानी लग रही है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है भी इतना आसान नहीं है हम इतनी बड़ी जांच एकदम से बिठा दें, कोई थोड़ा आप तथ्य और ले आए तब तक, क्योंकि पैरोल एक दो बार ही हुई थी जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, अब ये लगातार होती जा रही है। तो अब ये मामला हमारे को ज्यादा इसमें चीजें मिल गई है। पहले एक ही आदमी दिख रहा था, फिर अलग अलग साइज के दिखने लगे, कभी मोटा कभी पतला। अब हमने ट्रैक्टर का वीडियो हम सोशल मीडिया पे डालते हैं। एक व्यक्ति डेरा प्रमुख जो है वो बेहतर किसान है, उनके सिखाए हुए लोगों ने मेडल जीते हैं इंडिया में किसानी में, और डेरे के अंदर किसानी बहुत चर्चित है। बावजूद इसके वो ट्रैक्टर चला रहा है, पैरोल की वीडियो तो उसको ट्रैक्टर चलाना नहीं आ रहा है। जो व्यक्ति 7 साल की उम्र से जिसके घर में ट्रैक्टर था, जो 10 साल की उम्र से अपनी 100 एकड़ जमीन जोतने लग गया था, उस व्यक्ति को ट्रैक्टर के ऊपर हल चलाने नहीं आ रहे हैं। ये कैसे संभव है? मतलब हमने ये वीडियो है, हमने नहीं डाला, उन्होंने आके पैरोल पर डाला है। तो जब डेरा प्रमुख जो है वो बाहर आते हैं तो हनीप्रीत के साथ अक्सर देखे जाते हैं, तो आपने उनसे कभी कांटेक्ट किया? हमने सबसे कांटेक्ट किया, हमने उनको कोर्ट तक में नोटिस देके बुलाया। हम उनको लीगल नोटिस भेजते हैं, डेरे से नोटिस वापस भेज दिया जाता है जी यहाँ पे कोई है ही नहीं। हनीप्रीत कौन से पते पे रहती है पता ही नहीं है, क्योंकि वो डेरा में कभी दिखती नहीं है। जब भी उसको भेजते हैं वहां से डाकिया वापस ले आता जी आपका वहां पे बंदा मिला नहीं। आप डेरे में कितने साल तक रहे? मैं 1997 से अभी तक डेरे में ही हूँ। तो पहले कभी इस तरह का, मतलब जब वो अपराध पे अपराध करते जा रहे थे, कहीं मर्डर, बलात्कार, इस प्रकार के मामले आ रहे थे? देखिए, मैं 2014 तक मेरी शिक्षा चली है। 2014 में मैंने डेरा में नौकरी शुरू की, काम करना शुरू किया। 2017 में हादसा हुआ, मैं डॉक्टर था, वकील नहीं था। 17 में जब हुआ तब हमें ये चीज हमारे संज्ञान में, इससे पहले के हादसे भी सामने आए बाद में, हमें तो तब पता नहीं था कानून क्या होता है। तो जब हो गया तब हमें लगा भी इतना बड़ा जो काम हुआ है ये बिना मिली भगत के नहीं हो सकता। इतना बड़ा दंगा हो जाना ये डेरा की साजिश के बिना नहीं है। तो हमें तो ये था कि हमारा गलत इस्तेमाल हो रहा है। हमने तो 2018 से बोलना शुरू किया, और एक ने कम से कम दर्जनों PIL हमारी लगी हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अभी भी 2 PIL हमारी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसी पंचकुला दंगे की साजिश को लेके PIL 4 लोगों की तरफ से लगी है। ये साजिश कैसे हुई, और इसकी 29 तारीख को कल सुनवाई भी है। ये लगातार चल रही है और हमारी PIL भी उसी में है। लेकिन क्या है कि अब ये चीज कोर्ट का दायरा, कोर्ट 6 महीने बाद की तारीख देती है, जब बहस होगी तब ऑर्डर आएगा, सामने आएंगी चीजें। लेकिन हमें तो 17 के बाद समझ आई, हमने कानून पढ़ना शुरू किया, वकीलों से कांटेक्ट किया, भी आप ये कागज पढ़ के बताओ क्या लिखा है इसमें, हमें कानून नहीं पता था। आपने कहा जेल में ब्लड ग्रुप बदल रहे, राम रहीम बदल रहे, तो कौन बदल रहा है?
तो यही हम कह रहे हैं भी हमें कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। जेल अधिकारी साफ तौर पे मिले, जेल अधिकारी को पता होता है वो किस व्यक्ति को जेल में रखे बैठा और किसको छोड़ रहा है। कौन कर सकता है? जेल अधिकारियों पे सारा डाउट है। जो जेल सुनारिया जेल का जो प्रशासन है भी सब सारा संदेह उसी पे है और कहीं नहीं है। आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे सकता हूं। आपको ध्यान हो उनकी पीजीआई रोहतक के अंदर इलाज के लिए ले जाया गया। अब बहुत आपके यहाँ से भी बहुत सारी न्यूज चली भी पीजीआई रोहतक इलाज के लिए ले जाया गया। उसके बाद मेदांता ले जाया गया। उसमें मेदांता की एक रिपोर्ट सामने आई है, मेडिकल रिपोर्ट। मेदांता ने लिखा है भी पीजीआई रोहतक ने अपनी जांच में पाया कि राम रहीम के जो अमाशय है पैनक्रियाज के अंदर ट्यूमर है और एक ट्यूमर कहीं फैल के कैंसर तो नहीं बन गया है। भी इसका एक पेट स्कैन चाहिए और हमारे पास पेट स्कैन की मशीन नहीं है, तो बड़े अस्पताल में ले जाओ। तो उसके बाद 4 दिन के लिए उन्हें ले जाया जाता है मेदांता हॉस्पिटल। 4 दिन बाद जब मेदांता हॉस्पिटल की रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट ये कहती है भी ट्यूमर है ही नहीं। तो क्या पीजीआई जैसा इंस्टीट्यूशन एक इतने बड़े आदमी का ट्यूमर निकाल देगा और ट्यूमर के बाद बोलेगा भी कैंसर की जांच करनी है? और मेदांता कहता है जी ट्यूमर छोड़ो, पैनक्रियाज में कोई गड़बड़ी ही नहीं है। वो रिटर्न रिपोर्ट है, मैं आपको कॉपी दे दूंगा रिपोर्ट की। भी इसका मतलब क्या है भी जो पीजीआई में व्यक्ति गया और जो मेदांता में गया क्या वो एक ही है? या हम ये कहेंगे भी पीजीआई मेदांता के डॉक्टर अनपढ़ हो गए? भी जो देश के चर्चित अस्पताल हैं और बड़े बड़े प्रोफेसर वहां बैठते हैं जो मतलब बड़े बड़े केसों की ये सारी चीजें देते हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट्स भी बदल रही हैं, ब्लड ग्रुप बदल जा रहा है। एक ट्यूमर पैदा होता है, क्या सिर्फ ये मेदांता ले जाने की कवायद थी किसी व्यक्ति को? भी जो पीजीआई से कागज बनवाए गए तरीके से कैदी बताकर, या ओरिजिनल कैदी के ट्यूमर था? हो सकता है ये मान ले क्योंकि वो शुगर के मरीज थे लंबे, हो सकता है ट्यूमर था लेकिन जो मेदांता ले जाएगा व्यक्ति कोई और है। या फिर क्या पीजीआई के डॉक्टर कुछ गलत रिपोर्ट दे रहे हैं? ये सब कुछ करवा कौन रहा है? इतना सब कुछ है, हम तो कागज जो हाथ में है उसको देके बोल रहे हैं। भी अगर ये कागज में ट्यूमर गायब कैसे हो गया? एक व्यक्ति जिसका मेडिकल रिपोर्ट 2017 में जेल में जाने से पहले मेडिकल होता है, हर एक कैदी का होता है, उस मेडिकल रिपोर्ट में उसकी बीमारियां कुछ और है। जो मेदांता उसको रिपोर्ट बना के देता है 2021 में, उसमें बीमारियां कुछ और है। वो रिपोर्ट गायब कहां हो गई? वो बीमारियां कैसे गायब हो गई? बीपी शुगर जैसी बीमारियां बदल जाएंगी? ये तो लाइफ लॉन्ग होती हैं, एक बार लग जाए तो फिर ये सारी बदल कैसे जा रही है? बाबा नकली है तो लाखों समर्थक क्यों चुके अब तक? देखिए क्या है, मैं आपको यही कह रहा हूं, ये डीप फेक का कमाल क्या है? अगर हजारों लोग बोल भी तो रहे, हर एक व्यक्ति ने करीब से नहीं पहचाना होता। कितने लोग हैं जो उनको बहुत करीब से जानते हैं, साल में 6 महीने में, कोई तो उम्र भर में कभी मिला ही नहीं है उनसे, नजदीक से देखा ही नहीं है, स्क्रीन पे देखते हैं, सत्संग में जाते हैं, उतनी ऊंची मंच पे बैठे होते हैं, करीब से किसने देखा है? बहुत कम लोग हैं जो करीब से देखते हैं। फिर व्यवहार बहुत कम लोग पहचानते हैं। हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, बहुत कम लोग मिलते होंगे उनसे, हम तो उनको स्क्रीन से पहचानते हैं ना, हम कभी मिले नहीं। उनका व्यवहार, उनका चेहरे में हल्का बहुत चेंज आएगा तो नजदीक रहने वाला व्यक्ति पहचानेगा। इस सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात आपकी बात से मुझे याद आई, इस पैरोल के दौरान 2 संदिग्ध मौत हुई है डेरा में। ये संदिग्ध मौत एक अशोक नाम का व्यक्ति है जो पटियाले का है, पटियाले का एक चर्चित बिजनेसमैन है पंजाब में, और वो डेरा के अंदर रहता है। अशोक मसाले नाम से उसका ब्रांड चलता है मसाले का। ये व्यक्ति डेरा मतलब पैरोल के दौरान उसी डेरे के अंदर मृत पाया गया सुबह 4 बजे, और ये व्यक्ति अचानक से दोपहर 12 बजे तक पटियाला पहुंचा दिया जाता है और उसकी मौत पटियाला में दिखाई जाती है और पटियाला में उसको नेचुरल डेथ दिखा के गायब हो जाता है। फिर डेरा प्रमुख का एक सुरक्षा कर्मी नाम अजीत सांगवान का मोबाइल डेरा प्रबंधन छीन लेते हैं। जब वो सुरक्षा में ड्यूटी दे रहा होता है, छीन लेते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि वो वहां से भाग जाता है। भागने के बाद थोड़े टाइम बाद, कुछ दिनों बाद, उसकी डेड बॉडी जयपुर के रेलवे ट्रैक पे मिलती है। जयपुर के रेलवे ट्रैक पे जब उसकी डेड बॉडी मिल रही है, इसका मतलब क्या है? उसके बाद जो उसके साथी सुरक्षा कर्मी हैं डेरा प्रमुख के, वो देश छोड़ के भाग जाते हैं। भी वो मुझे फोन करके बोलते हैं कि हमारी जान को खतरा है जी, हमें बचाओ। कहते क्यों? कहते अजीत सांगवान को मार दिया, हमें भी मारेंगे। मैं कहा कारण क्या हुआ? कहते उसने वीडियो बना ली वहां से, कुछ वो उसका मोबाइल छीन लिया। जब हम आपका कहना है कि डेरे में ऐसा कुछ चल रहा है? ये डेरा के अंदर सेटअप है और सरकार का बैकअप है, क्योंकि सरकार ना इस तरह से 5 साल सरकार का चुप रहना और अचानक से फिर धड़ाधड़ पैरोल देना, सिर्फ ये पैरोल तक सीमित नहीं है। जैसे ही वो पैरोल पे बाहर आते हैं, अचानक से 1-1, 2-2 लाख रुपए की अपॉइंटमेंट शुरू हो जाती है, करोड़ रुपए का ये व्यापार चल पड़ता है। इतने लाख रुपए दो, आप यकीन मानोगे मिट्टी बेची जा रही है वहां पे, मिट्टी, यानी कि बिजनेस रुक जाता है, इसके लिए पैरोल दी जाती है। एक कारण ये भी है, ये एक पैरोल के अंदर 500 से 700 करोड़ का बिजनेस हो जाता है। ये कुछ छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। एक व्यक्ति को मिलाने के लिए 1 लाख रुपए तक फीस मांग ली जाती है। इतनी इतनी मिट्टी की पुड़िया दी गई है। ये मिट्टी की पुड़िया बड़ी पवित्र है, 15-15 हजार में।
कितना आसान है बिजनेस, लाखों अनुयायी हैं, सबको देना शुरू किया। जो जेल से चिट्ठी आ रही है 400 रुपए में शीशे में फ्रेम करा के बेची जा रही है, ये कौन सा कानून है कि जेल से लिखी चिट्ठियों को आप सब इस तरह से बेचेंगे? ये सब क्या है? ये बिजनेस है। ये बिजनेस है तो क्या इसका हिस्सेदार सरकारी अफसर भी है या सरकार का कोई मंत्री है? भी कोई पुष्टि तो करे ना। तो अब क्या चाहते हो? हम तो कहते हैं सरकार इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि करे। जो व्यक्ति इसकी पुष्टि करेगा उसके खिलाफ हम जाएंगे कोर्ट, भी फिर हमारे इन सवालों का जवाब दे। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स बदले कैसे गए, क्यों बदले गए, और डेरा प्रमुख का बयान क्यों नहीं सामने आता? अगर हम ये सवाल उठा रहे हैं, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के केसों के सबूत मेरे पास हैं, आप पुरानी न्यूज उठाइए, आपको मिलेगा मोहित गुप्ता नाम के व्यक्ति ने जज को धमकी दी, सीबीआई जज को। आप पुरानी न्यूज उठाएंगे, उस धमकी पे मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। धमकी क्यों दी गई? कभी किसी ने मेरे से पूछा नहीं ये धमकी क्यों दी गई। उस धमकी में भी ये लिखा था कि मैंने ये सबूत दिए थे भी कोर्ट में जो व्यक्ति पेश हो रहा है जेल से वो व्यक्ति असली नहीं है, और जेल के ही दस्तावेज दिए थे मैंने उस समय। तब जज को लगा भी मुझे धमकी दी जा रही है। मैंने कहा भी अगर कोर्ट इस पे सुनवाई नहीं कर रही है, कोर्ट अपनी सुनवाई में ये देख नहीं रही है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है भी कोर्ट इसमें शामिल है। इसका मतलब यही निकलता है कि कोर्ट शामिल है। तब जज को लगा भी मुझे धमकी दे रहे हैं। यानी कि प्रशासन, कोर्ट, सरकार सब शामिल है। हमें लगता है भी सिर्फ छोटे लेवल पे, क्योंकि कोर्टों ने किसी दुनिया में नहीं देखा ये अपराध, सबके लिए नया है। और जब प्रधानमंत्री चिंतित हैं तो सब चिंतित होने चाहिए, सब इसको गंभीरता से लें। आप जैसे पत्रकार हैं, आप डेरे के प्रवक्ता से बोलें। आप कह रहे हो यानी कि सभी प्रकार की शासन प्रणाली उसके साथ है, तो आप अकेले क्या कर लो? मैं अकेला नहीं हूं। देखो क्या सच क्या है, सच जब भी उठता है कुछ ऐसा सच, पुलवामा एक रहस्य है, पुलवामा हमला, क्या पता कोई सच दबाए बैठा हो। जब वो आएगा तब आप उससे सवाल पूछें भी आप अकेले ही आए हो। ऐसे बहुत सारे अपराध है जो रहस्यमयी है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। कोई ना कोई व्यक्ति तो आएगा ही। और अगर मैं गलत हूं कि पर्चे जेल में डालना, नशा तस्कर साबित करना, गुंडा साबित करना, फर्जी गिरफ्तारियां, फिर जेल में डालना, और ये तभी क्यों होता है जब ये पैरोल पे आता है। इसका मतलब क्या है भी आप बात करनी है, आप दस्तावेज अभी दे दो, हम तो कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं है, सरकार ही दे दे। इन केसों के बाद मतलब डेरों पर क्या फर्क पड़ा है? मतलब देखा होगा अनुयायी मतलब कम हुए हैं, ज्यादा हुए, क्या हुआ? देखो डेरा दो तरह से, कोई भी डेरे, बहुत सारे धार्मिक संस्थान है, सब जगह लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, डेरा में भी आते हैं। डेरा चर्चे में क्यों रहता है? क्योंकि डेरा में जो लाखों लोग आते हैं वो संगठित हैं, वो मिलके पौधारोपण करते हैं, वो एक जैसे काम करते हैं मिलकर। फर्क क्या पड़ा है? फर्क ये पड़ा कि वो संगठन खत्म हो गया है। अब लोग तो हैं, भीड़ है, लेकिन वो संगठित नहीं है, वो मतलब किसी मुद्दे के ऊपर एक नहीं है। तो क्या लोगों को लगता है भी जो विचारधारा चला रही थी वो विचारधारा मलिन हो गई है, वो विचारधारा में प्योरिटी नहीं रह गई है, साफ सुथरी नहीं रही है, मिलावट आ गई है, और उस विचारधारा में लोग अपने आप को एक मत नहीं कर पा रहे। यही चीज हम समझ पा रहे हैं और यही हम आगे कह रहे हैं भी आप ये सवाल डेरा प्रबंधन से पूछें कि क्या आप आधिकारिक पुष्टि करेंगे, सरकार से पूछें क्या आप आधिकारिक पुष्टि करेंगे। अगर वो मना करते हैं तो हम फिर अदालत में दोबारा जाके देख सकते हैं।